Hello students. So today we will study about anti-thyroid drugs. अब एंटी-थायरॉयड ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थायराइड क्या होता है, राइट? तो थायराइड जो है ये हमारे पास इट इज अ ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल हमारे पास नीचे प्रेजेंट होता है. हमारे थ्रोट के अराउंड हमारे पास जनरली जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है. अब एंटी थायराइड ड्रग्स के नाम से हमें क्या समझ आता है कि एंटी थायराइड ड्रग्स वो ड्रग्स होंगी जो हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड से हमारे पास हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनका जो एक्शन है उनको रिवर्स करने में हेल्प करेगी, या फिर हमारे पास थायराइड की एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए जो ड्रग्स हमारे पास यूज होती हैं वो ड्रग्स क्या होंगी? एंटी थायराइड ड्रग्स. तो अब एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़ने से पहले हम कवर करेंगे कि थायराइड ग्लैंड से हमारे पास हार्मोन्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं और उन हार्मोन्स की अगर हमारे पास जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, या फिर ऐसी कौन सी डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर हमें एंटी थायराइड ड्रग्स का यूज हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर हमें जो यूज किया जाता है एंटी थायराइड ड्रग्स का. So let's begin with thyroid gland. अब जो thyroid gland है, thyroid gland हमारे पास majorly 3 hormones produce करता है. जो thyroid gland है, thyroid gland produces 3 hormones. अब सबसे पहला हमारे पास जो hormone produce करता है that is thyroxine. T3 hormone, T4 hormone बोलते हैं tetrahydrothyroxine. Threonine हमारे पास hormone produce करता है thyroid gland. अब thyroxine के अलावा हमारे पास ट्राईआइडोथ्रायोनिन हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस होता है T3, और उसके अलावा लास्टली हमारे पास कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस करता है थायराइड. तो कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? सबसे पहले थायरॉक्सिन जिसको हम बोलते हैं. सो थायराइड ग्लैंड जो है वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन जिसको हम बोलते हैं T4. अब T4 जो हार्मोन है इसकी हमारे पास क्या होता है? T4 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टेट्राआइडोथ्रायोनिन जो हमारे पास हार्मोन होता है दैट इज नोन एज थायरॉक्सिन. अब थायरॉक्सिन के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड दैट इज ट्राईआइडोथ्रायोनिन. सो नेक्स्ट हार्मोन इज ट्राईआइडोथ्रायोनिन जिसको हम बोलते हैं T3. और T4, T3 के अलावा हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है? कैल्सीटोनिन. तो अब हमारे पास आता है कि अब ट्राईआइडोथ्रायोनिन और जो टेट्राआइडोथ्रायोनिन है ये हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स हैं इनकी हमारे पास सिंथेसिस कैसे होती है? तो जो हमारे ये हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हमने जनरली पढ़ा था कि हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स का जो आयोडीन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास थायराइड हार्मोन्स. तो अगर थायराइड हार्मोन्स की बात की जाती है तो जनरली हमारे पास कौन से हार्मोन्स के बारे में रेफरेंस दिया जाता है? हमारे पास थायरॉक्सिन जो हार्मोन है T4, हमारे पास जो ट्राईआइडोथ्रायोनिन हार्मोन है T3, और उसके अलावा कैल्सीटोनिन. और ये जो तीनों हार्मोन्स हैं ये हमारे पास आयोडीन कंटेनिंग हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं. अगर मेजरली आयोडीन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास T4 और T3 हार्मोन आता है. अब जो हमारे पास T4 हार्मोन है, जो हम T4 जो है या T3 है, जब इसकी सिंथेसिस होती है तो कैसे होती है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 स्टेप्स का प्रोसेस है जो सिंथेसिस का प्रोसेस है थायराइड हार्मोन्स का. तो कौन से 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस है दैट इज ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन. हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें से जो आयोडीन है वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है, उसको ट्रैप कर लिया जाता है. और हमारे पास जो ये ट्रैप किया जाता है इसके लिए क्या किया जाता है? आयोडीन जो है ब्लड के अंदर से हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. और एब्जॉर्ब जब करता है वो कैसे करता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है. अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन की जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज यूजुअली लो, क्योंकि हमारे पास ब्लड के अंदर कॉन्टिन्यूसली जो आयोडीन है उसकी हमारे पास डाइट के बाद हमारे पास डाइट के अंदर सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ हमारे पास आयोडीन आ रहा है,
अब आयोडीन जो है वो ब्लड के अंदर कॉन्टिन्यूसली हमारे पास रिप्लेनिश हो रहा है या फिर रीस्टोर हो रहा है, तो क्या होगा हमारे पास कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या फिर एटीपी खर्च के वो क्या करेगा, आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेगा या ट्रैप कर लेगा। अब जब आयोडाइड जो आयन हमारे पास ट्रैप हो जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, तब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, आयोडाइड जो है वो हमारे पास आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर हमारे पास कैसे होगा कि ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर हमारे पास जो थायराइड पेरोक्सीडेज जो हमारे पास एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन करने के लिए आयोडाइड का ऑक्सीडेशन इनटू आयोडीन। अब जब हमारे पास आयोडाइड जो है जब ट्रैप होकर हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप होता है जो होता है हमारे पास ऑर्गेनिक बाइंडिंग ऑफ आयोडीन। अब ऑर्गेनिक बाइंडिंग ऑफ आयोडीन में क्या होता है, हमने पहले ही डिस्कस करा था कि जो ये थायराइड हार्मोन्स हैं, ये जो हमारे पास T4 और T3 है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, आयोडीन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो हमारे पास एक टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ हमारे पास जो हमारा थायराइड हार्मोन जो हमारे पास आयोडीन है वो कंबाइन कर जाता है, ठीक है। और जब टायरोसिन के साथ जब हमारे पास आयोडीन कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा, हमारे पास यहाँ हमारे पास दो कंपाउंड बनते हैं टायरोसिन से। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। अब एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं क्या क्या होता है। जब सिंथेसिस होती है हमारे पास थायराइड हार्मोन की, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास ट्रैपिंग हो जाती है आयोडाइड आयन की। आयोडाइड आयन जब हमारे पास ट्रैप हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आयोडाइड जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या थायराइड पेरोक्सीडेज जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्शन की वजह से हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाती है और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑर्गेनिक कंबाइनिंग ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन जो है वो टायरोसिन के साथ कंबाइन करती है। अब टायरोसिन हमारे पास एक अमीनो एसिड है, जब उसके साथ हमारे पास आयोडीन कंबाइन करेगी तो हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमारे पास डाई आइडो टायरोसिन बनेगा या फिर हमारे पास मोनो आइडो टायरोसिन बनेगा। मतलब जो टायरोसिन है उस या तो उसके साथ एक आयोडीन कंबाइन करेगा या फिर आयोडीन के साथ हमारे पास दो या फिर टायरोसिन के साथ हमारे पास दो आयोडीन कंबाइन करेंगे। तो अगर दो आयोडीन कंबाइन करेंगे तो हमारे पास डाई आइडो टायरोसिन बनेगा, DIT बोलते हैं उसको, या फिर हमारे पास मोनो आइडो टायरोसिन बनेगा जिसको हम MIT बोलते हैं। तो डाई आइडो टायरोसिन और मोनो आइडो टायरोसिन जो है ये हमारे पास इसकी जो हमारे पास कॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो हमारे पास उसको इस स्टेप को हमारे पास कैटालाइज करता है। अब लास्ट स्टेप जो आता है हमारे पास जब हमारे पास मोनो आइडो टायरोसिन और डाई आइडो टायरोसिन की सिंथेसिस हो जाती है तब हमारे पास लास्ट रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, डाई आइडो टायरोसिन और मोनो आइडो टायरोसिन जो है अगर वो दोनों अगर मोनो आइडो टायरोसिन डाई आइडो टायरोसिन के साथ कंबाइन कर जाता है तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है ट्राई आइडो थायरोक्सिन की। और अगर हमारे पास दो डाई आइडो टायरोसिन कंबाइन कर जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है थायरोक्सिन की यानी कि T4 हार्मोन की, या फिर हमारा जो टेट्रा आइडो थायरोनिन हमारे पास जो हार्मोन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कि कंट्रोल कैसे किया जाता है हमारे पास थायराइड सिक्रीशन को। तो जो हमारे पास ये प्रोसेस है थायराइड सिक्रीशन का, थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन का, इसको मेजरली हमारे पास दो हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। एक तो आता है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये हमारे पास रिलीज होता है पिट्यूटरी से, ठीक है। पिट्यूटरी क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फर्दर हमारे पास T4 और T3 की सिंथेसिस करवा देगा। जनरली हमारे पास T4 का जो अमाउंट होता है रिलीज होने का वो ज्यादा होता है और T3 हमारे पास कम अमाउंट में हमारे पास रिलीज होता है। अब जो T3 है,
T3 हमारे पास ज्यादा 3 to 5 टाइम्स मोर एक्टिव होता है और हमारे पास ज्यादा पोटेंट थायराइड हार्मोन है। और जब हमारे पास आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तभी हमारे पास T3 का जो अमाउंट है रिलीज होने का वो हमारे पास ज्यादा होती है। सो अब एक तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम थायरोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब TCH के अलावा अब TSH जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अलावा हमारे पास नेक्स्ट एक और जो हार्मोन होता है दैट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH जो हार्मोन है ये हमारे पास रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। सो बेसिकली हमारे पास जो ये पूरा कंट्रोल ऑफ थायराइड सिक्रीशन का जो हमारे पास प्रोसेस है वो कुछ ऐसे चलता है। हमारे पास इनिशियली हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है उससे रिलीज होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास एक्ट करता है पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी जो है उसके फिर हमारे पास वो रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हमारे पास फर्दर T4 T3 को रिलीज कराता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एक्शंस क्या क्या है। जो T4 और T3 हार्मोन्स हैं इनके हमारे पास क्या क्या एक्शंस रहते हैं। तो जो T4 और T3 हमारे पास थायराइड के जो हमारे पास हार्मोन्स हैं ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास फ्रॉम सिंस बर्थ जो हमारी ग्रोथ होती है, जो हमारे पास मैचुरेशन आती है, उसके बाद प्यूबर्टी आती है, हमारे ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं जो हमारे पास हमारी बोन डेंसिटी का इफेक्ट, हमारे पास बोन डेंसिटी के अंदर चेंजेस होते हैं और हमारे पास जो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, जो हमारे पास ऑर्गन्स के अंदर डेवलपमेंट होता है, हमारे लिम्स का डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके अंदर हमारे पास थायरोसिन और ट्राइआइडोथायरोसिन जो है T4 और T3 हार्मोन इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अलावा हमारे पास जो T4 और T3 हार्मोन हमारे पास हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, हमारे पास मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के ऊपर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स इन सब की मेटाबॉलिज्म के ऊपर मार्क्ड इफेक्ट होता है थायराइड हार्मोन्स का। अब थायराइड, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स की वजह से जब हमारे पास थायराइड हार्मोन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिपोलाइसिस करवाने के लिए। तो लिपिड की जो लाइसिस का प्रोसेस है, ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है उसको हमारे पास T4 और T3 जो हार्मोन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म के अंदर T4 और T3 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है उसको सिमुलेट करने के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा ओवरवर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो T4 और T3 की अमाउंट में रिलीज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ T4 एंड T3 हार्मोन हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाता है कि जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट की भी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रही है, प्रोटीन्स की भी, लिपिड्स की भी। तो जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है तो ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म हमारे पास पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटिक जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं वो अपीयर होती है। अब सबसे पहला हमारे पास क्या एक्शन था थायराइड हार्मोन्स का, सबसे पहले था हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर लिपोलाइसिस करवा देता है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म करवा देता है। उसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवा देता है जिसके अंदर हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया जैसे कंडीशन आते हैं। सो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस होता है दैट इज कैलोरीजेनेसिस। अब कैलोरीजेनेसिस के अंदर क्या मतलब है, हमारे पास जो ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है एक बॉडी की उसको हमारे पास थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स जो है वो इंक्रीज करवा देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो मेटाबॉलिक रेट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है।
जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो एनाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाते हैं और हमारे पास जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इफेक्ट। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो क्या इफेक्ट करते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देते हैं, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। सो अब इसके वजह से जो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए किसी पेशेंट के अंदर, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट के अंदर, एंजाइना हो सकता है और हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अलावा हमारे पास नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है हमारा जो थायराइड हार्मोन्स है। नर्वस सिस्टम के ऊपर हमारे पास जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हमारे पास इम्पोर्टेंट नेसेसरी होता है माइलिनेशन, जो हमारे पास नर्व्स की हमारे पास माइलिनेशन होती है। अगर आपको न्यूरॉन का डायग्राम याद हो तो न्यूरॉन के डायग्राम के ऊपर हमारे पास एक माइलिन शीट हम बनाते थे। तो जो माइलिन शीट थी वो हमारे पास फास्टर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। हमारे जितने भी सिग्नल्स प्रेजेंट है हमारे पास माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स थे। तो जो वो माइलिन शीट की हमारे पास प्रेजेंस होती है वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन की एक्शन की वजह से होती है। अगर हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स है उसका प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास जो माइलिनेशन का प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रह जाता है और पुअर माइलिन शीट्स बनती हैं। और इसी वजह से हमारे पास अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो हमारे पास एक्सेसिव माइलिनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट के अंदर कन्वर्जन्स और ट्रेमर्स जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। और अगर किसी के अंदर माइलिन शीट हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से अगर माइलिन शीट जो है वो प्रॉपर नहीं बनती तो हमारे पास क्या हो जाता है कि माइलिन शीट अगर प्रॉपर नहीं बनती तो जो रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे पास, जो आप अल्टीमेटली हमारी बॉडी का जो हमारे पास नेक्स्ट आंसर आता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, वो रिफ्लेक्सेस जो है वो स्लो हो जाते हैं और हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। लास्टली हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो ब्लड के ऊपर, किडनी के ऊपर और सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट करते हैं और हमारे पास इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं, मीनोरेजिया कॉज कर सकते हैं जो थायराइड हार्मोन्स हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो हमारे पास थायराइड हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स हमारे पास जो अपना एक्शन शो करते हैं, ये अपना एक्शन शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ थायरॉक्सिन। हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, थायरॉक्सिन रिसेप्टर्स के हेल्प से हमारे पास थायराइड हार्मोन्स अपना एक्शन शो करते हैं। हमारे पास थायरॉक्सिन रिसेप्टर ए और थायरॉक्सिन रिसेप्टर बी प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर और हमारे पास स्पेसिफिक mRNA कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से हमारे पास जो एक्शन है वो थायराइड हार्मोन्स का हमारे पास विजिबल होता है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास अब डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आएगा कि या तो हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है अगर उसके साइज के अंदर या उसकी शेप के अंदर या फिर उसकी सिक्रीशन के अंदर चेंजेस हो जाए तो बेसिकली दैट विल लीड टू अ डिसऑर्डर इन द थायराइड ग्लैंड, राइट। अगर हमारे पास थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई हमारे पास डिसऑर्डर हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर डिसऑर्डर हो गया तो वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो हमारे पास जो थायराइड के एक्शंस आ रहे थे हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर और नर्वस सिस्टम के अंदर, माइलिनेशन के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, कैलोरीजेनेसिस के अंदर। तो अगर हमारे पास कोई भी डिसऑर्डर आएगा तो वो डायरेक्टली हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स की वजह से जो इफेक्ट्स है उनको हमारे पास उनको हिंडर करेगा या फिर उनके अंदर चेंजेस आएंगे। हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं थायराइड हाइपोफंक्शन की। अब थायराइड हाइपोफंक्शन की बात होती है, हाइपो मतलब हमारे पास रिड्यूस या डिक्रीज बोलते हैं। तो अगर हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर हमारे पास रिडक्शन हो जाए सिक्रीशन के अंदर तो हमारे पास कौन सी कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो हाइपोफंक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो डिसऑर्डर हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिनिज्म। अब क्रिएटिनिज्म क्या होता है हमारे पास, क्रिएटिनिज्म जो होता है इट इज अ डिसऑर्डर जिसके अंदर जब एक कोई इन्फेंट है या फिर फीटस जो है, फीटस हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड होता है वो फीटस के अंदर हमारे पास डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और जब हमारे पास थायराइड ग्लैंड फीटस के अंदर किसी के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है तब क्या होता है हमारे पास
कि अब हमारे पास इन्फेंट्री में जब हमारे पास न्यूबॉर्न बेबीज हैं उसके अंदर भी थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे पास डेवलप होता है धीरे धीरे। तो अगर डेवलपमेंट थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंट के टाइम पे अगर कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, क्रिएटिनिज्म कॉज हो जाता है। और क्रिएटिनिज्म की वजह से हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। और जब थायराइड ग्लैंड हमारे पास प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा इन द बेबीज, जो हमारे पास न्यूबॉर्न बेबीज है उनके अंदर कुछ टाइम के बाद हमें पता विद इन फ्यू डेज हमारे पास उस बेबी के अंदर हमारे पास जो अगर किसी बेबी के अंदर क्रिएटिनिज्म है तो उस बेबी के अंदर हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, सिम्टम्स शो करने लग जाएगा, हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन शो हो जाती है, उसके अलावा ड्वार्फिज्म हो जाता है अगर हमारे पास क्रिएटिनिज्म का ट्रीटमेंट ना हो। और हमारे पास विद इन फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ हमारे पास ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। और हमारे पास जो सबसे क्रिटिकल जो फंक्शन है वो माइलिनेशन का फंक्शन है। अभी हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है उसका क्या फंक्शन होता है, वो माइलिन शीथ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूरॉन्स की। तो अगर हमारे पास माइलिनेशन नहीं होगी न्यूरॉन्स की तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, ड्वार्फिज्म हो जाएगी, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। और उसके अलावा हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस था जो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था वो प्रॉपरली नहीं होगा। अल्टीमेटली जो हमारे पास बेबी है उसका जो हमारे पास बोथ मेंटल और फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। सो अब उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन हो जाती है थायराइड ग्लैंड के अंदर जब हमारे पास चेंजेस हो जाते हैं क्या हमारे उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। अब हाइपोथायरॉइडिज्म क्या होता है हमारे पास, जब एडल्ट्स के अंदर थायराइड सिक्रीशन के अंदर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। और हाइपोथायरॉइडिज्म अगर हमारे पास सिवियर हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मिक्सीडेमा। अब मिक्सीडेमा के अंदर क्या हो जाता है हमारे पास, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है अगर सिक्रीशन कम हो जाएगा तो बॉडी क्या करती है, थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज कर देती है कॉम्पेंसेट करने के लिए थायराइड ग्लैंड की हमारे पास सिक्रीशन को। लेकिन हमारे पास थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है लेकिन हमारे पास जो सिक्रीशन है वो फिर भी हमारे पास कम रहती है। तो उन केसेस के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, नॉन टॉक्सिक गॉइटर कॉज हो जाता है। और गॉइटर हमारे पास जो डिसीज है उसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन तो डिक्रीज है लेकिन जो साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड है वो हमारे पास इंक्रीज है। अब हमारे पास जो हाइपोथायरॉइडिज्म है वो होता किस वजह से है, या तो हमारे पास जो थायरोट्रोपिक हार्मोन है या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके लेवल्स जो है वो डिक्रीज्ड है, या फिर हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका फेलियर हो गया है, या फिर हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर फेलियर हो गया है। उस वजह से हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रीजन है हाइपोथायरॉइडिज्म का, हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है। और जो हमारे पास मिक्सीडेमा का जो केस है उसके अंदर हमारे पास हम या तो हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है थायराइड ग्लैंड, या फिर हम क्या करते हैं आयोडीन से हम डिस्ट्रक्शन कर देते हैं थायराइड ग्लैंड की। और हमारे पास मिक्सीडेमा के अंदर जो स्किन है वो कोल्ड और ड्राई हो जाती है, और हमारे पास जो हैंड्स, फेस और फीट है ये पफी हो जाते हैं। हमारे पास हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, फिटीग हमारे पास हो जाता है, स्पीच के अंदर डिस्टर्बेंसेस आनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास पुअर एपेटाइट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाती हैं अगर मिक्सीडेमा, अगर हमारे पास सिवियर हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया। और अगर हमारे पास मिक्सीडेमा को ट्रीट ना किया जाए तो हमारे पास एक कंडीशन आ सकती है बॉडी के अंदर विच इज नोन एज मिक्सीडेमा कोमा। और मिक्सीडेमा कोमा के अंदर क्या होता है, ये जो हमने ऊपर सारे के सारे साइड इफेक्ट्स पढ़े कि हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन है, उसके अलावा स्लो स्पीच है, फिटीग है, लॉस ऑफ हेयर है, उसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट है वो मिक्सीडेमा की वजह से हमारे पास कोमा में चला जाएगा। और हमारे पास उसके अलावा मिक्सीडेमा के अंदर हमारे पास कार्डियक फेलियर हो सकता है। और हमारे पास अभी जो हाइपोथायरॉइडिज्म का जो हमारे पास डिसीज है, हाइपोथायरॉइडिज्म की ट्रीटमेंट के अंदर हम जनरली क्या यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्टली थायराइड हार्मोन्स जो है उनके सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, थायराइड हार्मोन्स यूज किए जा सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल स्टडी अबाउट द
ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसके अलावा उसके अलावा हम पढ़ेंगे एंटी थायरॉयड ड्रग्स के बारे में। थैंक यू।